Okay, so our course is Education Assessment and Evaluation, and today's topic is about validation of the assessment tools or validity of the assessment tools. तो assessment tools से मेरा मतलब होता है हमारे आपको जैसे पता है जो आपके tools हैं उसमें टेस्ट हैं, आपका इंटरव्यूज हैं, observations हैं, ये वो tools हैं जिनकी मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं assessment का और उसके बाद उसके मुताबिक उसको एनालाइज करके उसके मुताबिक हम डिसीजन मेकिंग करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में ताकि उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी के बारे में कि वैलिडिटी होती क्या है। तो वैलिडिटी जैसे बेटा आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये एक जो एरो है या एक ये तीर है, ये उस निशाने पे लगा है बिल्कुल सेंटर पे जाके। इस चीज़ को बेटा हम कहते हैं कि ये वैलिड निशाना है। ये सबसे हम कहते हैं कि अगर एक तीरबाज है वो तीर चलाता है और वो जाके टारगेट के सेंटर पे लगता है तो हम कहते हैं उसका निशाना बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा तीरबाज है और तीर चलाता है। और अगर उसका निशाना या तो उस टारगेट को टच नहीं करता या उसको दूर कहीं जाके लगता है या कहीं नीचे लगता है या राइट या लेफ्ट लगता है तो फिर हम कहेंगे उसने निशाना लगाया तो जरूर है, लेकिन वो उसने दुरुस्त निशाना नहीं लगाया, वो अपने अपने टारगेट से काफ़ी दूर है निशाना उसका। तो इसलिए बेटा ऐसे ही वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का मैंने आपको बताया था, वैलिडिटी इज व्हाट इज सपोज टू बी मेजर्ड, वी मेजर व्हाट इज सपोज टू बी मेजर, यानी जो चीज़ हम जिस चीज़ की पैमाइश करना चाहते हैं, जिस चीज़ को हम पता करना चाहते हैं वही चीज़ करते हैं तो बेटा वो चीज़ वैलिड होती है। ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट टूल इज द डिग्री टू विच इट मेजर्स फॉर व्हाट इट इज डिजाइन टू मेजर, यानी जिस लेवल पे वो उस चीज़ को मेजर करता है, जिसको मेजर करने के लिए उसको बनाया गया है, इस चीज़ को बेटा वैलिडिटी कहते हैं। मसलन बात का ऐसा होता है कि आपने अक्सर देखा होगा बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि जी टेस्ट जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। अब अगर वो वाकई टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस है इसका मतलब वो टेस्ट वैलिड टेस्ट नहीं है, वो एग्जाम का जो भी पेपर है जो आउट ऑफ सिलेबस है या उसको काफ़ी सारा कंपोनेंट आउट ऑफ सिलेबस है, पार्ट आउट ऑफ सिलेबस है, तो बेटा वो वैलिड टेस्ट नहीं होगा। इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जब एग्जामिनर्स पेपर सेट करें तो वो उसी कंटेंट डोमेन में से करें जो कंटेंट बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और इसको जो है वो अपनी मर्जी से ना चेंज करें उस कंटेंट डोमेन को। ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है जब हम पेपर सेट करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि बच्चों ने वही चैप्टर्स यूनिट्स वगैरह पढ़े होते हैं जो हमने डिसाइड किए होते हैं एग्जाम के लिए। अब हम चूंकि स्किलफुल होते हैं, मेच्योर होते हैं और हमने एमएससी की होती है, हम फिर पीएचडी किया होता है, तो हम अपना रोब जानने के लिए बच्चों को मुश्किल तरीन टेस्ट बना दें या कोई इंटरनेट से चीज़ें सर्च करके वो दे दें, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप बेटा कंटेंट को कवर करें जो कंटेंट एक्चुअली आप पढ़ रहे होते हैं, ना कि उन एडवांस टॉपिक्स को, चीज़ों को जो आपको इंटरनेट पर मिलती हैं या कोई पहले से बने बनाए टेस्ट मिल जाते हैं वो टेस्ट उठा कर देते हैं, मेहनत नहीं करता टीचर। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। टीचर को अगर टीचर में टेस्ट बनाना भी है, खुद से डिज़ाइन करना है, खुद से बनाना है, तो बेटा बुक से टेस्ट बनवाएं और वो कंटेंट या जो भी स्टेटमेंट्स है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ द बुक, जो भी कंटेंट होता है बुक के अंदर उसी को रिफ्लेक्ट करे। वर्डिंग चेंज हो सकती है, रीफ्रेजिंग हो सकती है, वो अलाउ होता है, वो डजंट मैटर, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट चेंज ना हो, इंटरमिंगल ना हो, एक कंसेप्ट दूसरे में ना घुस जाए, तो ये इन बातों को थोड़ा सा ख्याल करना होता है। और अदर देन कंटेंट कोई चीज़ ना पूछी जाए, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अदर देन कंटेंट कोई चीज़ ना बच्चों से पूछें। ये जरूर है कि जब हम क्लासरूम में होते हैं तो हम एग्जाम्पल्स देते हैं, एलेब्रेशंस करते हैं, एक्सप्लेनेशंस देते हैं, उनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उससे अपने उनके नॉलेज को रिलेट करते हैं, स्किल्स को रिलेट करते हैं, एटीट्यूड को रिलेट करते हैं, ताकि उनकी बेटर ग्रूमिंग हो सके, बेटर डेवलपमेंट हो सके कम्युनिटी सोशली जैसे भी। तो लेकिन ये जरूर है बेटा कि जो कंटेंट है उसको हमने एज एग्जामिनर एज अ पेपर सेटर उसको लाजमी फॉलो करना है। और ये वही स्किल्स हैं जिसकी तरफ हम आज बात करने जा रहे हैं, चाहे वो लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, चाहे मैं, देखिए ना उससे अगर आप ऐसा करेंगे, जब वैलिडिटी खराब होती है तो लाइबिलिटी भी खराब हो जाती है, मुसीबत ये होती है। तो अगर भी हम देखेंगे उनका आपस में रिलेशन होता है। तो बहरहाल इस चीज़ को मेरा ख्याल है फॉलो करेंगे कि आप जो भी टेस्ट बनाएंगे तो आपकी ये एक तरह की कमिटमेंट होगी कि आपने अगर बच्चों की बुक है उसी बुक में से उन यूनिट्स में से आप बनाएंगे जिन यूनिट्स को आपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिया हुआ, टेस्ट के लिए डिक्लेयर किए हुए हैं, अनाउंस किए हुए हैं, उसी में से आप बनाएंगे। हाँ ये ज़रूर है, ये अब आपकी अपनी स्किल है, अगर आप कुछ चीज़ रिफ्रेश कर सकते हैं, अच्छी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, अच्छे स्टैम्प बना सकते हैं, ये आपकी अपनी अच्छी एक एबिलिटी होगी एज एग्जामिनर, एज अ पेपर सेटर। लेकिन मैं फिर कहूँगा बच्चों को डॉज करने के लिए ऐसी कोई हरकत ना करें कि आप कंटेंट को आउट ऑफ कंटेंट कर दें या अपने क्वेश्चंस को आउट ऑफ कंटेंट ले जाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी रेफर्स टू द अप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द स्पेसिफिक इन्फ्रेंसेस मेड फ्रॉम द टेस्ट कोर्स। तो सारी बेटे जो टेस्ट आपका होता है वो इन्फर कर रहा होता है, वो हमें प्रिडिक्ट कर रहा होता है, फ्यूचर के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में गाइड कर रहा होता है।
यानी जो हाई अचीवर होता है उसके बारे में हम ये यानी इन्फर कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट जो भी टेस्ट होंगे, एग्जाम्स होंगे, इससे मिलते जुलते जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेगा। ऐसे बेटा जो स्लो लर्नर होता है, जो पुअर परफॉर्मर होता है, पुअर जो जिसकी अचीवमेंट आती है टेस्ट में, उसके बारे में इन्फर कर सकते हैं कि हो सकता है कि इससे मिलते जुलते जो टेस्ट आगे वो लाइफ में आएगा उसके, तो वो उसी में इस तरह का परफॉर्म करेगा, उसकी पुअर परफॉर्मेंस ही रहेगी। तो ये आपके टेस्ट स्कोर्स आपको बेटा गाइड करते हैं कि बच्चे क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन आपका टेस्ट अप्रोप्रिएट हो, अप्रोप्रिएट तब होगा जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया कि उसको आपने अपने कंटेंट में से सिलेक्ट करना है। वो मीनिंगफुल हो, वो मीनिंगफुलनेस तब आती है जब हम इरेलेवेंट चीज़ों से अवॉइड करते हैं। यूजफुल हो, यूजफुल तब होगा जब उसमें कंप्लेंट्स कम होंगी या बच्चे जो हैं वो उसमें परेशान नहीं होंगे और वो उसको हम एप्लीकेशन उसकी ब्रॉडर लेवल पे कर सकेंगे या ज़्यादा लोगों को ऑफर कर सकेंगे, यानी उसको यूटिलाइजेशन यूटिलिटी ज़्यादा होगी। फिर हम कहेंगे कि ये टेस्ट जो है ना वो अच्छा टेस्ट है। और ओके, नाउ वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी। और यहाँ पे मेरे एग्जांपल दी गई है नेक्स्ट स्लाइड्स में। Here we see you are intended to measure the intelligence, and if math and vocabulary truly represent intelligence, then a math and vocabulary test might be said to have high validity when used as a measure of intelligence. यानी यहाँ पे आप अपने तौर पर भी सोच सकते हैं कि जैसे इंटेलिजेंस की मैं बात की है, इंटेलिजेंस बेटा मल्टीपल टाइप्स की होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी है। तो इसमें अगर मैथ के हवाले से देखा जाए, मैथ टेस्ट लिया जाए और वो वाकई ही जिसमें न्यूमरेसी हो या जो भी अलजेब्रा जो भी चीज़ें हैं वो आपके इंटेलिजेंस को, बच्चों की इंटेलिजेंस को मेजर करता है, तो फिर तो जाहिर बात है कि उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही जो कैबलरी टेस्ट है बच्चों का, वो भी अगर इंटेलिजेंस मेजर करता हो, क्योंकि लैंग्वेज इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो भी अगर इंटेलिजेंस मेजर करता हो तो फिर हम कहेंगे कि दोनों चीज़ें अगर ये इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हैं तो फिर उनकी वैलिडिटी स्ट्रॉन्ग होगी, हाई होगी, अदरवाइज इसके वाइस वर्सा होगा। नेक्स्ट वी सी व्हाई डू वी नीड अ टेस्ट वैलिडिटी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि टेस्ट वैलिडिटी और द वैलिडेशन ऑफ अ टेस्ट एक्सप्लिसिटली मींस वैलिडेटिंग द यूज ऑफ अ टेस्ट इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो पहली बात ये है कि जो हमने टेस्ट बेटा यूज करना है उसका एक खास कॉन्टेक्स्ट है, खास उसका एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर वो यूज हम कर रहे हैं, उसको बना रहे होते हैं। तो वो उसी टेस्ट की जो भी उसी सॉरी बुक के या उसी सब्जेक्ट के जो भी हमारे कंटेंट्स होते हैं उसी को मेजर करने के लिए उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मेजर करने के लिए हम टेस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो इसलिए पहला पर्पज तो यही है कि वो सर्व करता है कि जो भी टेस्ट इस मकसद होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको उसको हम डिज़ाइन किया होता है, बनाया होता है। To make sure data test measure the skill, trait और attribute it is supposed to measure। और ख़ास तौर पे जो खास तरह की जो भी नॉलेज या स्किल या ट्रेट, ट्रेट भी तो खूबियों कहते हैं, ख्वाहिश को कहते हैं, एट्रीब्यूट वही चीज़ होती है। तो जिस चीज़ के नॉलेज को या स्किल को या एटीट्यूड को, जिस चीज़ को बेटा मेजर करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है थ्रू वैलिडेशन कि वाकई वही ट्रेट या वही स्किल और वही जो एट्रीब्यूट या एटीट्यूड है वही चीज़ सही तरीके से इस टेस्ट से मेजर हो रही है। To yield reasonable consistent results for all individuals। जो भी टेस्ट टेकर्स होते हैं वो तब भी अच्छा स्कोर परफॉर्म कर सकते हैं अगर टेस्ट रिलायबल वैलिडेट होगा। यानी फिर ये होगा, चांसेस होंगे कि वो चूंकि उन्होंने पढ़ा होता है, समझा होता है, तो वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट को। और जैसे कि अनसीन टेस्ट हो, इरेलेवेंट टेस्ट हो और आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो, तो वो फिर उसमें उनके फेल होने के या कम मार्क्स लेने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। देन टू मेजर विद रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, फिर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं ताकि इसमें किसी भी तरह की जो है ना मिस्टेक्स ना हो। ख़ासतौर पे जब हम स्टेटमेंट राइटिंग करते हैं या अगर हम एमसीक्यूज बनाते हैं उसके जो भी हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, चाहे ग्रामेटिकल हो, स्पेलिंग की हो, मीनिंग की हो, कॉम्प्रीहेंशन की हो, तो एक सिंपल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि वो चीज़ें एक्यूरेट हों, उसके अंदर किसी तरह की भी कोई गलतियाँ ना हो। तो वैलिडिटी के हवाले से बेटा ये अगर हम देखें तो आपके जो वैलिडिटी है इट है डिफरेंट टाइप्स। और ये जो आपका ये ऑर्गोनोग्राम जो शो कर रहा है इसमें हम देख सकते हैं जो टेस्ट वैलिडिटी है उसमें सबसे पहले आती है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और फिर इसी तरह से आपकी आती है कंटेंट वैलिडिटी आती है, फेस और क्राइटेरियन वैलिडिटी आती है। तो जो बेटा आपकी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है और उसके बाद कंटेंट वैलिडिटी है, कंटेंट वैलिडिटी को फर्दर आगे एक टाइप फेस वैलिडिटी है
और क्राइटेरियन वैलिडिटी की कंफर्म वैलिडिटी और प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, ये दो टाइप्स हैं। इन्हीं को फर्दर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मतलब कंटेंट वैलिडिटी की। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टीचर होता है वो कंटेंट वैलिडिटी पे फोकस करता है। क्योंकि अगर आपको कंटेंट जो है उसको फोकस ना किया जाए तो टेस्ट बनाने का और टेस्ट लेने का पर्पस तकरीबन फौत हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले बीइंग एग्जामिनर, बीइंग पेपर सेटर, हमने बेटा जो कंटेंट है उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करना होता है। कैसे करते हैं वही बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंटेंट वैलिडिटी है क्या। कंटेंट वैलिडिटी एविडेंस इन्वॉल्व्स द डिग्री टू व्हिच द कंटेंट ऑफ द टेस्ट मैचेस द कंटेंट डोमेन एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्ट्स। बेसिकली उस जो भी कंटेंट होता है उसके अंदर मुख्तलिफ कंस्ट्रक्ट्स या टॉपिक्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं या बच्चों को सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो हर यूनिट में डिफरेंट जो के दूसरे यूनिट डिफरेंट होता है। उसमें हम एक प्रोसीड कर रहे होते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं या थ्योरीज हैं या थॉट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, उनके बारे में जो भी डेफिनेशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं, उनके बारे में उनको मेजर करने के लिए हमारा टेस्ट बनाना होना चाहिए। The test has content variety built into it by careful selection of which items to include। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब टेस्ट बनाएं तो जो भी आइटम सेलेक्ट करें, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो उसकी जो भी अप्रोप्रिएटली हम उसको करें। यानी वो रिप्रेजेंट कर रहा हो कंटेंट को, उन्हीं कंस्ट्रक्ट्स को, उन्हीं वेरिएबल्स को जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं सॉर्ट ऑफ थ्योरीज को जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं या नॉलेज को जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में। आइटम्स आर चूजन सो दैट दे कंप्लाई विद द टेस्ट स्पेसिफिकेशन। क्योंकि हम टेबल स्पेसिफिकेशन बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि वैलिडिटी को इंश्योर किया जा सके या वैलिडिटी को इंक्रीज किया जा सके। तो आपको जो टेस्ट स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक आप आइटम चूज करेंगे विच इज ड्रॉन अप थ्रू अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट डोमेन। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है ना वो थॉरोली जो है ना वो देखें। तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई वी नीड कंटेंट वैलिडिटी। और इसमें लाशी 1975 में स्टेट करता है that propose that each rater should respond to the following questions of each item in the content validity। वो ये कहता है कि जब आप कंटेंट वैलिडिटी की बात करें तो इन बातों का ख्याल रख लें। इज द स्किल और नॉलेज मेड बाय द आइटम। जो स्किल या नॉलेज, जिस पीस ऑफ नॉलेज को आप मेड कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, जो आपका आपका डोमेन होता है, कॉग्निटिव डोमेन है या टैक्सोनॉमी है जिसमें हमने पढ़ा क्लास टाइम, नॉलेज कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन के 6 लेवल्स हमने पढ़े थे। जिस लेवल पे भी वो फॉल करता है पीस ऑफ नॉलेज, वो क्या एसेंशियल है या यूजफुल बट नॉट एसेंशियल है या नॉट नेसेसरी है। यानी आप गैर जरूरी बातों को आपने टेस्ट का हिस्सा ना बनाएं। बाज़ दफ़ा जब हम टेस्ट बनाते हैं तो यानी उसकी सिग्निफिकेंस देखिए, जो आइटम हम इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हैं, चाहे ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग लिस्ट है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ में, इस्लामिक स्टडीज़ में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस है, उसमें जो भी आप आइटम ले रहे होते हैं उसको ज़रा ये चेक कर लें क्या वो वाकई ही इतना ज़रूरी है कि उसको टेस्ट में पूछा जाए, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि शायद हमसे कहते हैं यूजफुल है, इतना सेंशियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों से पूछना लाजमी है क्योंकि इसका फ़ायदा है पूछने का, ताकि बच्चों को कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का पता चल सके। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो नॉन नेसेसरी हो, यानी बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत ना हो, फिर भी हम उसे टेस्ट के हिसाब बना रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं फिर हम अपनी कंटेंट वैलिडिटी को चैलेंज कर लें। यानी मैं फिर कह रहा हूँ इररेलेवेंट और गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, अननेसेसरी थिंग्स जो हैं, नेसेसरी कंसेप्ट जो हैं। अब मसला मैट्रिक का एक बच्चा है, आप उससे आप पूछते हैं जी पाकिस्तान कब बना, ये तो ठीक है लिखा होगा बुक में 1947 में पाकिस्तान बना है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है। लेकिन क्या मैट्रिक के बच्चों को या 8वीं क्लास के बच्चों को 1947 का पूछना लाजमी है? हाँ, यानी क्या कहना मतलब ये क्या इस लेवल के बच्चों को नहीं पता पाकिस्तान 1947 को बना है और किस तरीक को बना है, 14 अगस्त को बना है, ये क्या पूछना लाजमी है? ठीक है, या ये पूछना कि जी हमारे आखिरी नबी कौन है? अब ये यानी इस तरह के सवाल पूछना, ये यानी इस्लामियत के फैमिली में बात कर रहा हूँ, तो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें चली जाती हैं। नो डाउट ये नॉलेज में ब्रश करता है, लेकिन फिर भी ज़रा देख लें कि आप इन अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को अवॉइड करें। बट दैट इज व्हाट आई रिक्वायर और वी रिक्वायर टू गैदर। ठीक है, हमने इन चीज़ों से बचना है कि जो नॉन नेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम छोड़ भी सकते हैं, लाजमी उसको टेस्ट के सामने आए और अपने कंटेंट वैलिडिटी को चैलेंज करें। अच्छा, फर्दर हमने देखा था कि जो कंटेंट वैलिडिटी इट हैज़ फर्दर सब टाइप ऑफ फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी में ये होती है कि जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं
तो हमें उसको देखने से ना हमारे अंदर एक बिलीव आ जाता है कि ये चीज़ जो है ना ये कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इतनी अच्छी नहीं है। जैसे समटाइम आप मार्केट में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो कपड़े वाला आपके सामने वो अपना कपड़ा रखता है, सूट रखता है, तो उसको पकड़ के देख के ही आप अंदाजा कर लेते हैं कि ये वाकई यार ये इसके कलर बड़े ब्राइट है और इसका कॉम्बिनेशन बड़ा, कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, आई कैचर है, ये है वो है। तो वो अभी आपने उसको प्राइस नहीं पूछी होती, फिर भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छी प्राइस का ये चीज़। इसको भी फेस वैलिडिटी कहते हैं। आपके सामने खाना आता है, खाने को देख के उसको खुशबू से आपको अंदाजा हो जाता है कि खाने का टेस्ट कैसा है। तो ये फेस वैलिडिटी होती है, जिसको देखने से हमें पता चल जाता है कि वाकई ये चीज़ अप्रोप्रिएट है और वाकई ये रिलेटेड है और वाकई ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, यानी हमारा पर्पज सर्व कर रही है। तो ऐसे भी तो टेस्ट होते हैं, टेस्ट को हम हाथ में पकड़ते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से बने होंगे और उनको अच्छे तरीके से प्रॉफिट वे में कंपोज किया गया होगा, अच्छे तरीके से उसमें ऑप्शंस को रखा गया होगा, उनको लेवल पर रखा गया होगा और नीटली लिखा गया होगा या टाइप किया गया होगा, तो उसमें इंग्लिश के या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो उसको टेस्ट को देखने से ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो टेस्ट है इट्स गोइंग टू वेरी वैलिड एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, इस चीज़ को फेस वैलिडिटी हम कहते हैं। और इसमें फर्दर हम देख सकते हैं कि जो फेस वैलिडिटी है इज एन एस्टिमेट ऑफ वेदर अ टेस्ट अपीयर्स टू मेजर अ सर्टेन क्राइटेरिया। ये अंदाजा ही होता है, जैसे हम टेस्ट हाथ में पकड़ते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये अच्छा टेस्ट है, ये यकीन रिलेटेड है और क्राइटेरिया मीट कर रहा होता है जिस पर्पज के लिए टेस्ट बनाया गया, पर्पज सर्व कर रहा है। और फेस वैलिडिटी रिलेट टू वेदर टेस्ट अपीयर्स टू बी अ गुड और मेजर और नॉट, यानी ये लाजमी नहीं है वो टेस्ट बाद में क्या शो करे, क्या रिजल्ट आता है, उसके अंदर एक्चुअल है क्या। ये टेस्ट को हम हाथ में पकड़ते हैं, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, आप हाथ में पकड़ें टेस्ट जरा देखें, अभी हो रहे हैं लास्ट वीक में, उससे पिछले वीक में, तो आप फौरन देखते हैं कि यार ये टेस्ट अच्छा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये टेस्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो ये बेटा फेस वैलिडिटी होती है कि आप जस्ट देखने से, थोड़ा सा पढ़ने से आपको अंदाजा हो जाता है। अभी आप अंदर तो नहीं गए कि एक्चुअली वो किस किस उसका यानी जो टेबल स्पेसिफिकेशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है और वो रेटेड है नहीं है, तो ये थोड़ी सी फेस वैलिडिटी होती है टेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर टेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट रिपोर्ट टू मेजर योर alternatives, but the questions were asking you to identify the correctly spelled word in each list. Now, not much of a link between the claim of what it is supposed to do, but what it actually does. अच्छा, ये होता है कि जो टेस्ट एक्चुअली बनाया गया होता है, इसको पढ़ने से, इसको देखने से आपको अंदाजा होता है कि ये टेस्ट जो है ना वो बड़ा अच्छा बना हुआ है और ये अच्छे तरीके से हमारा पर्पज सर्व कर रहा है। लेकिन मैंने फिर कहा है कि हम चूंकि देखने की हद तक हर चीज़ को वैलिड करार नहीं दे सकते, बट स्टिल वो जो है ना, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक घर है, अब उसका कायदा एक नक्शा बना है, आर्किटेक्चर ने उसका नक्शा बनाया है और उस पर उसके मुताबिक वर्क हुआ हुआ। देखिए उस घर को जब आप देखेंगे, बने हुए घर को देखेंगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा यार, पहली लुक में आपको लगेगा वाह व्हाट अ हाउस। और अगर वो एक घर है जो ऐसे मेरे जैसे बंदे ने बैठे बैठे आइडिया लिया, खुद ही वो इनके यहाँ कमरा बना दें, यहाँ वॉशरूम बना दें, यहाँ किचन बना दें, ये कर दें, वो कर दें, और उसका प्रॉपर नक्शा भी कोई नहीं है, तो उसको देखने का मजा नहीं आएगा। यानी ये थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो फेस वैलिडिटी होता है जो कि फर्स्ट पेरेंट जजमेंट होती है और उस चीज को हम फेस वैलिडिटी कहते हैं। दूसरा बेटा आता है करिकुलर वैलिडिटी, जिसका ताल्लुक ये है टू द एक्सटेंट टू व्हिच द कंटेंट ऑफ द टेस्ट मैचेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम एज इज फॉर्मली डिस्क्राइब्ड। तो इस चीज को बेटा हम कहते हैं कभी तो जो करिकुलम होता है मोस्टली आपका जो निसाब है या करिकुलम है, इसके अंदर जो सिलेबा या बुक्स होती हैं उस पे चैप्टर्स के शुरू में लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, जिसको हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और अब आपका जो टेस्ट है क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को सर्व कर रहा है, क्या उनको मेजर कर रहा है। अगर तो वो उन ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करता है तो फिर इसका मतलब है कि उसकी जो करिकुलर वैलिडिटी है वो ज़्यादा होगी। और अगर वो चीज़ को मेजर नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है कि उसकी जो करिकुलर वैलिडिटी है वो चैलेंजेबल है और वो अच्छा टेस्ट तो हो सकता है, वैलिड हो सकता है, लेकिन करिकुलम को अगर वो नहीं उसके ऑब्जेक्टिव्स को मेजर नहीं कर रहा तो करिकुलर वैलिडिटी उसकी चैलेंजेबल होगी। इस चीज़ को हमें जेब में रखना है। और लास्ट में मैंने ये भी आपको गाइड किया था कि जो हमारे बेटा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही हमें असेसमेंट के फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं, उसी में से हम क्वेश्चंस उसी के रिलेटेड बनाते हैं। और उससे ये फ़ायदा होता है कि जो करिकुलर वैलिडिटी होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है या अब उससे साइड सेव हो जाती है। सो करिकुलर वैलिडिटी इज वैल्यूएटेड बाय ग्रुप्स ऑफ करिकुलम कंटेंट एक्सपर्ट्स। तो जब मैं मिशन टेस्ट देखूंगा तो मुझे, क्योंकि मैंने वो अपना करिकुलम पढ़ाया हुआ है फिजिक्स का मैट्रिक लेवल पे या एलिमेंट्री या प्राइमरी लेवल पे, कोई इंग्लिश है, मैथ है, जनरल साइंस है, कंप्यूटर है या बाकी सब्जेक्ट्स हैं।
अगर मैं उसका टीचर हूँ तो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो टेस्ट है ये वही है जो करिकुलम का हिस्सा है, जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी को मेजर कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए जाहिर बात है कि जो टेस्ट का टीचर है या एक्सपर्ट है वही आपको बता सकता है कि वाकई ही ये इसका करिकुलम कवर हो रहा है टेस्ट में या नहीं। तो ये भी सिर्फ इसलिए इंश्योर किया जाता है, जिससे मैंने पहले कहा कि टेस्ट की वैलिडिटी को इंश्योर करें और जिग जैग ना हो, इरेलीवेंट चीज़ें ना हो, उस चीज़ को इंश्योर करें। फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में हेल्प टू इम्प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। सारी बात है, जब हम लास्ट में भी हमने देखा कि जो जब हमने टेबल स्पेसिफिकेशन को स्टडी किया तो हम उसको यूनिट वाइज और फर्दर उसके जो 6 लेवल डोमेन या कम्युनिटी उसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इंश्योर करते हैं कि तमाम यूनिट्स में से मुख्तलिफ डोमेन्स के लेवल पे क्वेश्चन जो है ना एग्जिस्ट करते हों, ताकि सब यूनिट्स की जो है ना इक्वली ना भी हो, एक अप्रोक्सीमेशन के साथ, यानी सबकी जो है ना इंश्योर करें कि सब यूनिट्स की टेस्ट के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, इक्वल रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई भी कि लाजमी 100% इक्वल हो, कहीं पे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ पे कम भी हो सकते हैं, वेटेज भी कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन होनी चाहिए, बस ये रिक्वायर्ड है, लेकिन अप्रोप्रिएट हो थोड़ी सी। और करिकुलम वैलिडिटी टेक्स एंड पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन द सिचुएशन वेयर टेस्ट आर यूज्ड फॉर हाई स्टेक्स डिसीजंस। अच्छा, मास तौर पे चूँकि आपके बेटे जो टेस्टिंग है इसके थ्रू हम हाई स्टेक्स डिसीजंस लेते हैं, खासतौर पर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन एग्जाम्स फॉर 5th एंड 8th ग्रेड स्टूडेंट्स एंड बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, इसके बेस पर मुझे प्रमोट करना होता है, बच्चों को आगे भेजना होता है। तो बहरहाल ये तो अब नई गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसमें शायद ये एग्ज़ाम वैसे ख़त्म होने जा रहे हैं, लेकिन ये है कि हाई स्टेक टेस्टिंग की जहाँ पे भी बात आती है वहाँ पे इसको हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझते हैं कि इसको होना चाहिए, करिकुलम वैलिडिटी को श्योर किया जाए। और फर्दर इसमें हम देख सकते हैं जो कि सेकंड टाइप ऑफ वैलिडिटी है वो बेटा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। कंस्ट्रक्ट बेटा कहते हैं उस कंसेप्ट को जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिसको हम यानी जिसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, उस चीज़ को बेटा उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कंसेप्ट के उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट अ टेस्ट इज डिजाइन टू मेजर। तो आपको पता है कि जो भी टॉपिक्स होते हैं या सब टॉपिक्स होते हैं उसको भी हम कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं उनको भी हम कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं। मसलन अगर साइंस की बात करें, मसलन एटम है, मॉलिक्यूल है, ऐसे ही अगर उसके अंदर प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है या न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे बेटा कंस्ट्रक्ट, हम इसको कंस्ट्रक्ट का नाम दे सकते हैं। बेसिकली तो हम ये कहते हैं, बेसिकली आप ये कंसेप्ट में चेंज हो जाते हैं। कंस्ट्रक्ट की जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज़ करते हैं रिसर्च के अंदर। चूँकि रिसर्च के अंदर जिन वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं उनको अपने वे में हम डिफाइन करते हैं, जो हमारी इसको अंडरस्टैंडिंग होती है उसके मुताबिक, और उसको फिर हम कंस्ट्रक्ट का नाम देते हैं। या थ्योरी फॉर्मुलेशन के लिहाज से जिन जो जो इंडिकेटर्स और वेरिएबल्स थ्योरी के कंपोनेंट के तौर पर सामने आते हैं उसको भी हम कंस्ट्रक्ट का नाम देते हैं। तो बहरहाल कंस्ट्रक्ट बेटा वो तमाम वेरिएबल्स का नाम हम कह सकते हैं जो कि वेरिएबल्स और उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं टेस्ट के अंदर, तो असेसमेंट में हम उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। चूँकि according to Howell, construct validity is the test ability to measure factors which are relevant to the field of study। यानी जो important factors हैं, सब factors हैं, important concepts हैं, उनके components हैं, उनके attributes हैं, जब उसको properly हम बेटा measure करना चाहते हैं तो फिर हम कहेंगे कि इसकी जो construct validity है वो high होगी। और construct validity is thus an assessment of quality of instrument or experimental design। It says does it measure the construct it's supposed to measure। यानी जो actual construct है उसको measure किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो ये इसमें मकसद होता है। और अब इसमें ये कंस्ट्रक्ट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं। मैथ के बेटे कंस्ट्रक्ट्स और होंगे, जनरल साइंस के और होंगे, उर्दू लैंग्वेज के या इंग्लिश लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स और होंगे, इस्लामियात के कंस्ट्रक्ट्स बेटा और होंगे, और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है या अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेटा जोग्राफिया है, सोशल स्टडीज़ है, उन सब के बेटा अपने अपने कंस्ट्रक्ट्स होते हैं जो जो इसके अंदर वेरिएबल्स और टॉपिक्स हम बात करते हैं तो उनको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू व्हाट एक्सटेंट IQ क्वेश्चनर एक्चुअली मेजर इंटेलिजेंस। तो जो IQ टेस्ट है या IQ के इंटेलिजेंस का टेस्ट है, तो किस हद तक वो एक्चुअल इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, किस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर किया जा रहा है, इस चीज़ को भी हम कंस्ट्रक्ट कहेंगे। चूँकि इंटेलिजेंस इज ऑफ मल्टीपल टाइप्स, तो बहरहाल आप उसको देख सकते हैं। तो इसके कुछ कुछ मोटिवेट एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं ताकि थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ के बारे में। तो कंस्ट्रक्ट बेटा उन टॉपिक्स को कहते हैं या सब टॉपिक्स को कहते हैं जिसको हम बेटा मेजर करना चाहते हैं एक्चुअली। जैसे इस्लामियात में सच्चाई है, दयानतदारी है,
और नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये सारे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। ऐसे साइंस के अंदर जो भी आप पढ़ा रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो भी हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जो भी आप उसके बारे में, हेल्थ के बारे में जो भी पढ़ा रहे हैं साइंस के अंदर, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं, तो सारे उसके अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी कंस्ट्रक्ट्स में फॉर्म ले लेते हैं। ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और दूसरे कुछ टॉपिक शामिल किए जाते हैं साइंस में भी, तो वो सारे कंस्ट्रक्ट ले लेते हैं। ऐसे मैथ में बेटा अलजेब्रा के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, उसके आगे फर्दर टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री के, और अरिथमेटिक के, और दूसरे जो आपके रेशो के, परसेंटेज के, परसेंटाइल के, ये सारे मेरे कंस्ट्रक्ट्स हैं के मुताबिक आप जो है अपना टेस्ट डिजाइन करते हैं। तो आगे चला जाए फिर, आगे बेटा कन्वर्जेंट वैलिडिटी है, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की फर्दर सब टाइप है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी रेफर्स टू डिग्री टू व्हिच measure is correlated with the other measures that is theoretically predicted to correlate with it. अच्छा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी ये होती है कि एक जो आप टेस्ट लेते हैं उसमें बच्चे जो परफॉर्म करते हैं किसी खास उसमें पोर्शन में, वो दूसरे जो उसका पोर्शन है उसमें किस तरह से आपस में रिलेट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बेटा कन्वर्जेंट वैलिडिटी का नाम देते हैं। इफ स्कोर्स ऑन अ स्पेसिफिक मैथमेटिक्स टेस्ट आर सिमिलर टू स्टूडेंट स्कोर ऑन अदर मैथमेटिक्स टेस्ट। अच्छा ये देखें, एक आपने टेस्ट लिया अभी क्लास में इस वीक पे, और एक जो टेस्ट था वो लिया गया था पिछली क्लास में, पिछले साल लिया गया था। क्या ये जो बच्चे हैं इनका जो स्कोर है उसी क्लास के जो पिछले साल उनके सीनियर्स थे उनके स्कोर के साथ मिल रहा है? अगर वो मिलता है तो उसको बेटा हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी का नाम देते हैं, और इसकी जो कोरिलेशन हाई हो तो फिर इसकी जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है वो भी हाई होगी। ठीक है, तो आपका टेस्ट सेम है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स डिफरेंट हो, लेकिन उस पर परफॉर्मेंस उनकी सेम आती हैं और वो कोरिलेट करते हैं, उनकी उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा आती है स्पोर्ट्स की, तो फिर हम कहते हैं इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी ज़्यादा है। तो ये मकसद ये होता है कि थोड़ा सा जज किया जा सके कि हमारा टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बेटा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट। तो discriminant validity occurs where constructs that are expected not to relate with each other such that it's possible to discriminate between the constructs. For example, if discriminant validity is high, scores on a test designed to assess students' skills in mathematics should not be positively correlated with the scores from the test designed to assess intelligence. अब ये यानी एक टेस्ट है जिसमें मैथमेटिक्स को मेजर किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की उसके नॉलेज स्किल को मेजर किया जाता है। दूसरे में जो इंटेलिजेंस है उसमें बच्चों की स्किल और उसको नॉलेज को मेजर किया जाता है। तो दोनों को टेस्ट स्कोर बेटा सेम यानी नहीं होगा, तो उसको बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का नाम देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट का मतलब यही होता है कि डिस्क्रिमिनेट करना, डिफ्रेंशिएट करना या दूसरों से मुख्तलिफ होना, इसको बेटा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात बताएगी कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अकर्स वेयर कंस्ट्रक्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड नॉट टू रिलेट विद ईच अदर, यानी वो जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट की वो एक जैसी नहीं होगी, सच दैट इज पॉसिबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कंस्ट्रक्ट। यही वो चीज़ है जो एक कंस्ट्रक्ट को दूसरे कंस्ट्रक्ट से मुख्तलिफ करती है। ठीक है, तो जब हम टेस्ट समटाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम मल्टीपल कंस्ट्रक्ट्स जो है उनको यूज़ करते हैं, तो जब वो मल्टीपल कंस्ट्रक्ट्स में स्टूडेंट परफॉर्म डिफरेंट वे में करते हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो वैलिडिटी है वो उनकी इंक्रीज हो जाती है। डिबेट कीजिएगा। तो criterion validity as the name suggests, criterion means criteria, it means certain criteria. तो it means कि जो criterion validity है evidence involves the correlation between test and a criterion variable, यानी जिस बेस पे हम एक चीज़ की हम असेसमेंट करते हैं, टेस्ट लेते हैं एक चीज़ की बेस पे, उसका जो क्राइटेरिया होता है कि हम किस लिए वो टेस्ट ले रहे होते हैं और उसको उस कंस्ट्रक्ट को हम ये कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को बेटा हम क्राइटेरियन वैलिडिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इट कंप्राइजेज टेस्ट विद द मेजर और आउटकम, जिस चीज़ को हम मेजर करना चाह रहे होते हैं, और फिर उसको जो ऑलरेडी हेल्ड इन द टू बी वैलिड। मसलन यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप एम्प्लॉय सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं, अगर एम्प्लॉयज उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इट मीन्स कि उनकी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। यानी आप बेसिकली जो आप टेस्ट लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि हमें ऐसे हाई प्रोफाइल जो है ना वो एम्प्लॉयज़ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाएं जो कि अच्छी तरीके से आकर उसमें परफॉर्म कर सकें। ऐसे ही एक पर्सन जो आपके टेस्ट में अच्छा स्कोर लेता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपकी जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी
जॉब पे वो बंदा खड़ा होगा तो तभी बच्चा परफॉर्म करेगा। ठीक है, यानी एक टेस्ट में अगर आपने 100 नंबर का टेस्ट लिया है, उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, किसी के 80 स्कोर आते हैं, किसी के 90 आते हैं, किसी के 60 आते हैं, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि ऐसा पर्सन जिसके स्कोर 90 आए हैं या 85 आए हैं या 80 आए हैं, तो जॉब पे भी आके वो अच्छा डिलीवर करेगा। ठीक है, ऐसे ही एक पर्सन जिसका आईक्यू लेवल जो है वो स्ट्रांग है, यानी आईक्यू टेस्ट उसका अच्छा आता है और उसका जो स्कोर है आईक्यू का वो 140 130 समथिंग आता है, तो उम्मीद है कि उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी और स्टूडेंट की वो भी ज़्यादा होगी। इसी को हम क्राइटेरिया वैलिडिटी का नाम देते हैं, जिसमें एक क्राइटेरिया दूसरे जो कंस्ट्रक्ट है उसको भी मेजर कर रहा होता है या उसके साथ उसकी एसोसिएशन प्रिडिक्ट की जा सकती है या हो सकती है, तो ये इसका मतलब होता है। तो नेक्स्ट हम बात करें, ये मेरा क्राइटेरियन वैलिडिटी है जिसमें कंकरेंट वैलिडिटी और प्रोडक्टिव वैलिडिटी दोनों उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। और अभी हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं ये on the screen you can see there is a concurrent validity and the predictive validity। ठीक है, अब जो फोर्थ इसकी टाइप है वो कंकरेंट वैलिडिटी है, और इससे पहले जो थर्ड टाइप थी क्राइटेरियन वैलिडिटी थी, जिसमें हमने ये देखा कि एक जो टेस्ट हम बनाते हैं उसको जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे होते हैं या उस लिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स को मेजर कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे हम यानी एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे हम कर रहे होते हैं, वो क्राइटेरिया सर्व करता है दूसरी तरह की परफॉर्मेंस को भी, जो एक परफॉर्मेंस गिवन टेस्ट है वो दूसरी तरह की परफॉर्मेंस को भी साथ ही उसका इंडिकेटर के तौर पे उसे मेजर कर सकता है। क्योंकि वो उस क्राइटेरिया में अच्छा मीट करता है, तो दूसरा जो सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट है उसका भी वो क्राइटेरिया मीट कर सकता है। अभी हम देखने जा रहे हैं कंकरेंट वैलिडिटी। बेटा जो कंकरेंट वैलिडिटी है, इट इज अ फोर टाइप ऑफ वैलिडिटी। इट मींस according to Howell 1992 concurrent validity is the determining using other existing and similar tests which have been known to be valid as comparisons to a test being developed। अब कंकरेंट का मतलब ये होता है कि एक चीज दूसरे के साथ आगे खड़ा हो जाए, उसी को हम कंकरेंट कहते हैं। एक टेस्ट एग्जिस्ट करता है जो कि वैलिड टेस्ट है, हर लिहाज से उसकी लाइब्रेरी अच्छी है, उसकी वैलिडिटी अच्छी है। अब एक नया टेस्ट बनाया गया है, तो हम ये देखते हैं कि जैसे पुराना एक टेस्ट था या इससे भी पुराने नंबर ऑफ टेस्ट थे, उसके साथ इसका जो टेस्ट है उसको कंपेयर करेंगे, तो ये बेटा कंकरेंट वैलिडिटी होगी। कंकरेंट वैलिडिटी रेफर्स टू डिग्री टू व्हिच स्कोर्स टेक्स एट वन पॉइंट्स कोरिलेट्स विद other measures or test observations तो of the same construct that is measured at the same time। तो ये आपका जो it's a kind of degree to which the scores taken at one time correlate with other measures। यानी एक आपने टेस्ट किया था उसी तरह का टेस्ट बना हुआ था, उसमें जो स्कोर आ रहे हैं वो एक और तरह के मेजर्स के स्कोर जो हैं ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू से मेजर कर उसके साथ वो मैच करता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड द यानी वो दोनों हो सकता है सेम टाइम लिए जाए, तो दैट इज कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। यानी आप दो टूल यूज कर रहे हैं, एक टूल से भी वही स्कोर आ रहा है, दूसरे टूल से भी वही स्कोर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंकरेंट वैलिडिटी। दिस मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन मेजर मेड विद एग्जिस्टिंग टेस्ट। यानी एक एग्जिस्टिंग टेस्ट है, मतलब एक आपने उनको टेस्ट दिया एमसीक्यू फॉर्म में और उसके बाद आपने इंटरव्यू लिया, तो दोनों को स्कोर एक जैसे आते हैं, तो ये कंकरेंट वैलिडिटी होगी। यानी वो बच्चा जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इट मींस उसकी कंकरेंट वैलिडिटी है। फॉर एग्जांपल, अ मेजर ऑफ क्रिएटिविटी शुड कोरिलेट विद द एग्जिस्टिंग मेजर्स ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे मैंने इसको दो एग्जांपल्स आपको दी हैं, एक ये है कि पहले से चीज एग्जिस्ट करती है और हम उसके साथ उसको मैच करते हैं, जो पहले टेस्ट हो चुका होता है उसको स्कोर से मैच करते हैं, तब भी ये कंकरेंट वैलिडिटी होगी। अगर एक मेजर से जो स्कोर आते हैं दूसरे मेजर से वो वैसे स्कोर आए, वही रिस्पोंडेंट हो, तो फिर भी वो कंकरेंट वैलिडिटी होगी। तो दैट इज अबाउट कंकरेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट इज अबाउट इसमें ये एक एग्जांपल दी हुई है 42 आइटम डिप्रेशन स्केल की है और स्टीफन्स न्यू डिप्रेशन स्केल। अब पहले से माजी में किसी ने 42 आइटम डिप्रेशन स्केल साइकोलॉजी में बनाया था और स्टीफन ने ना एक नया एक टूल बनाया डिप्रेशन स्केल बनाया है। तो अब इसमें कंकरेंट वैलिडिटी कैसे आती है कि जो 42 आइटम डिप्रेशन स्केल था उसके जो स्कोर्स थे जिस तरह से वो हमारे पास आते हैं, तो उसी पर्सन का दोबारा से वो टेस्ट लिया जाए जिसका 42 या दोबारा से उसको स्केल जिस पे 42 आइटम स्केल जो किया गया था डिप्रेशन को मेजर करने के लिए, तो रिस्पोंडेंट दोबारा नए जो स्टीफन का नया स्केल है या स्टेफनाइज न्यू स्केल है उसको भी वो अटेम्प्ट करता है, उसमें भी वही उसके स्कोर्स आते हैं, उसी तरह के इंडिकेशंस आते हैं। इसके मतलब दोनों एक चीज़ को मेजर कर रहे हैं
तो उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये कंकरेंट वैलिडिटी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट इज अबाउट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। और जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है उसके बारे में हम बात करते हैं। दैट प्रेडिक्टिव वैलिडिटी प्रेडिक्शन के साथ, प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि हम फ्यूचर को जो है ना उसका फ्यूचर को अंदाजा करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन टुमारो और इन फ्यूचर। इस चीज़ को फिर हम प्रेडिक्शन कहते हैं। जब हम पेशन गोई करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कोई भी चीज़, लेकिन वो फोरकास्ट ऐसे नहीं हो जाता। फोरकास्ट करते वक्त हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी कंडीशंस, कोई ना कोई ऐसी हमारे पास डाटा आ रहा होता है जो हमें प्रोडिक्ट करने पे मजबूर कर रहा होता है। तो ऐसे बेटा वैलिडेशन के हवाले से आपकी जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है shows how well the test predicts some future behavior of the examinee। कि जो पर्सन जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं उसकी जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है, यानी करंट परफॉर्मेंस के बेस पे एक टेस्ट में हम फ्यूचर की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करते हैं। इस चीज़ को बेटा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं, अगर वो राइट वे में की जाए। इन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी अ टेस्ट इज कोरिलेटेड अगेंस्ट अ क्राइटेरियन टू बी मेड अवेलेबल समटाइम इन द फ्यूचर। यानी अभी वो आज वो टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उस टेस्ट की बुनियाद पर जिसकी परफॉर्मेंस आ रही है, जिसकी अचीवमेंट लेवल आ रहा है, उसकी बुनियाद पर हम ये प्रोडिक्ट करते हैं कि ये बंदा जो है ये इस तरह का काम कर सकता है, अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, अच्छा जो है वो टेक्नीशियन बन सकता है। तो ये चीज़ें इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर के हवाले से। इन अदर वर्ड टेस्ट स्कोर्स आर obtained and then time gap of months or years is allowed to lapse and after which the criterion scores are then obtained। तो ये एक तरह की ये मशक होती है जिसमें हम अभी टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम देखते हैं कि वो जो स्कोर था और जो जो उसका क्राइटेरिया जिस बेस पर हमने उसको टेस्ट डिज़ाइन किया था और जिस बारे में हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करना था वो क्या दुरुस्त हुआ है कि नहीं। यूजफुल इंपॉर्टेंट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। इसलिए बेटा जो एप्टीट्यूड परफॉर्मेंस होती है वो आपकी यही इस तरह के स्किल्स होते हैं जो प्रोडिक्शन कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में भी अभी इस टेस्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो फ्यूचर में भी आप जिस पर्पज़ के लिए एमबीबीएस कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या लॉ कर रहे हैं या उर्दू, इंग्लिश, मैथ, जो भी साइंस, थियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिस भी शोबे में आप जाते हैं उसमें भी अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। If higher scores on the board exams are possibly correlated with a higher GPA in the university and vice versa, then board exam is said to have predictive validity। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देके यहाँ तक आए यूनिवर्सिटी में और आपके बोर्ड में अगर अच्छे स्कोर्स हैं मैट्रिक में, एफएससी में, एफए में, इंटरमीडिएट में, और यूनिवर्सिटी में आके आप ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में आपके जो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन उसमें भी आपके अच्छे जीपीएस आते हैं, इट मीन्स कि जो बोर्ड का एग्जाम था वो अच्छा प्रोडिक्टिव, यूनिवर्सिटी जो प्रोडिक्टिव वैलिडिटी थी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी वो हाई थी और उसने से प्रेडिक्ट किया है कि जो बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई रहेगी। तो ये प्रोडिक्शन हो सकती है। देन वी सी हियर इज एन एग्जांपल प्रोडक्टिव वैलिडिटी सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर आउटकम के बारे में कोरिलेट कर रहा है। पर ये तो आप अभी एग्जिस्ट करता है, बाद में आप उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वैलिडिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग लायबिलिटी। तो वो फैक्टर्स जो कि हमारी वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं उसमें सबसे पहली बात, जैसे हमने लास्ट टाइम भी सीखा था, इंस्ट्रक्शंस टू टेक अ टेस्ट। यानी अगर आपने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी कि आप क्या रिक्वायर कर रहे हैं बच्चों से, तो हो सकता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए या उन्हें पता नहीं चले कि वो उनको क्या रिक्वायर्ड था, वो कुछ और कर रहे हो, जिससे उनकी जो टेस्ट परफॉर्मेंस है वो लो हो जाती है या टेस्ट में स्कोर कम आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप क्लियरली मेंशन करें कि व्हाट यू रिक्वायर्ड, यानी आप रिक्वायर करें कि आप वो इतने वर्ड्स लिखें या इतनी लाइन्स लिखें या इतना उनके पास टाइम है, तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। अगर ये वेग है इंस्ट्रक्शन तो जो टेस्ट की वैलिडिटी है वो चैलेंजेबल हो सकती है। डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर ये दोनों चीज़ों को डिटरमाइन करता है, डिस्टर्ब करता है, लायबिलिटी को भी और वैलिडिटी को भी और उसकी यूजेबिलिटी को बोलते तीनों को करता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें जो बहुत डिफिकल्ट हो बच्चों को समझने के लिए उनके लेवल पे। तो हमेशा सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, स्टैम्प्स बनाएं। और इन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अगर बहुत हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी है तो उसमें भी ये इशू आता है कि आपने जो टेस्ट में बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई रखी हुई है तो उसमें बच्चे फिर पुअर परफॉर्मेंस आएगी बच्चों की या उसकी परफॉर्मेंस लेवल डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर बहुत ही आपने उसको डिफिकल्टी लेवल बहुत लो रखा हुआ तभी वो बहुत हाई अचीव कर जाएंगे। और पूली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम, ऐसे आइटम्स जो कि पूली कंस्ट्रक्टेड हों
जिसका ना सर हो ना पाँव, मीन्स तो वो इनकम्प्लीट हो, या उसके अंदर जो है ना वो यानी प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन हम बात कर रहे हैं आइटम्स बनाने के, फर्दर भी हम देखेंगे कल भी तो शायद अगला टॉपिक, तो उसमें भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया, तो तब हम कहते हैं कि प्योरली कंस्ट्रक्टेड आइटम्स हैं, टेस्ट आइटम्स हैं। अगर वैसी आइटम्स हों तो तब भी ऑटोमेटिकली जो आपकी वैलिडिटी है टेस्ट की वो कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं एम्बिग्यूटी इन आइटम स्टेटमेंट्स, और जो आइटम स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर अगर कोई ऐसी एम्बिग्यूटी है जिसमें बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, वो एम्बिगुअस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तब भी आपकी बेटा जो वैलिडिटी है दैट इज चैलेंजेबल। और लेंथ ऑफ द टेस्ट, ये दोनों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे उसको ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम टाइम है तो फिर जो है ना वो कम टाइम में बड़ा टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो ये भी एक चैलेंजेबल होता है कि आप बहुत यानी उसको अप्रोप्रिएट रखें नंबर ऑफ आइटम्स को भी और उसके टाइम को करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। फिर इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइटम, ये भी बड़ा मसला होता है कि आपने अगर टेस्ट बना दिया है लेकिन आपको ये सेंस नहीं है कि आपने कैसे अपनी जो आइटम्स हैं उसको कैसे प्लेस करना विद इन द टेस्ट, तो ये भी जो है ना वो फेस वैलिडिटी को भी चैलेंज करता है, प्लस आपके जो टेस्ट उसको डिस्टर्ब करता है। और फिर आइडेंटिफाइबल पैटर्न आंसर, मसला आपने किया किया ए बी सी एमसीक्यूज हैं, तो पहले का ऑप्शन ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है, पांचवें का ए है, छठे का बी है, तो उससे बच्चों को पता चल जाता है। यहाँ आपने ये किया पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का बी, जो पांचवें का डी, छठे का डी, ऐसे कोई पैटर्न मान रहे हैं उसके अंदर, तभी बच्चे उसको गैस कर लेते हैं, और उससे फिर आइडेंटिफाइबल पैटर्न से भी बच्चे जो है ना वो समटाइम मिसलीड हो जाते हैं, समटाइम वो उस चीज़ को पिक करके वो पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो पैटर्न ही ये है कि आपने इस पैटर्न पे पेपर को सॉल्व करना है, इसलिए पैटर्न नहीं बनाने कभी भी एक खास पैटर्न पे आपके एमसीक्यूज होने का आंसर जो इस चीज़ से बेटा हम इन्वाइट करते हैं। और अगर हम देखें व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैलिडिटी एंड लायबिलिटी, ये मैंने इसलिए स्लाइड छोड़ी थी, नेक्स्ट आ रहा है, तो बेटा लायबिलिटी जो है इज़ अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द वैलिडिटी। अगर चीज़ें लायबिलिटी होगी, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स होगी, तो फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना वो वैलिड भी है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा देखें इसमें, मसलन एक चीज़ है, मसलन यहाँ पे establishing book liability is only the first part of establishing validity and liability necessary but not sufficient for validity। अच्छा ये ज़रूर है कि अकेली लाइबिलिटी जो है ना वो इंश्योर नहीं करती वैलिडिटी, बल्कि वैलिडिटी तभी वैलिड होगा जब वही चीज़ें मेजर की जाएँ जिसको हम, या वही टारगेट अचीव किए जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहली जो आपको ये नज़र आ रही है पिक्चर, उसमें आप देख सकते हैं कि 6 निशाने लगाए गए हैं, फायर्स किए गए हैं, और इसमें देख सकते हैं कि ये सेंटर से दूर है लेकिन कंसिस्टेंट है, बिल्कुल पास पास लगे हैं, यानी कि लाइबिलिटी बहुत हाई है, बिल्कुल पास पास है, लेकिन वैलिड नहीं है, क्योंकि ये आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये सेंटर में नहीं है। तो वैलिड वही चीज़ होगी जो पूरे सेंटर में होगी। और ऐसे ही भी जो सिचुएशन है आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो 5 फायर्स किए गए हैं वो आपको बिल्कुल आउट ऑफ सर्कल नज़र आ रहे हैं, और बहुत दूर दूर फासले पे, इसका मतलब कि जो लाइबिलिटी और वैलिडिटी दोनों बहुत पुअर है। और तीसरा ये है कि तीसरी पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि 6 फायर्स किए गए हैं, वो 6 के 6 बिल्कुल सेंटर में लगे हैं, तो इसका मतलब उसकी लाइबिलिटी वो पास पास है, कंसिस्टेंट है, तो इसलिए वो लाइबल भी है, और वैलिड इसलिए जो सेंटर में लगे हैं, टारगेट अचीव हो गया है, तो इसलिए ये रिक्वायर्ड था टारगेट अचीव करने, इसलिए ये वैलिड भी, हाई वैलिडिटी भी। Okay, it was all about the validity, or now if you have some questions you may write in the terms of comments.